हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटर स्टडी। इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के लेक्चर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, एसएससी पीसीएस लेवल का एग्जाम या यूपीएससी, डीआरडीओ या इसरो, जिसमें भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने उसके सिलेबस को डिस्कस किया था। इसमें हम चैप्टर 1 के बारे में स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम हमारा चैप्टर 1 जो है वो क्या है। रसायन विज्ञान एक परिचय, यानी कि केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हम बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे, केमिस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो आपके एग्जाम में बनते हैं। रिमेनिंग जो हमारा सिलेबस में रिमेनिंग टोटल 15 चैप्टर यानी कि टोटल 16 चैप्टर बनते हैं, उसको हम 1 बाय 1 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन से हमें कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। तो एग्जाम पॉइंटर से हम स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान एक परिचय में हम क्या क्या देखेंगे, एग्जाम पॉइंटर व्यू से जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो हम देख लेते हैं। जैसे रसायन विज्ञान का जो जिन्हें जनक माना जाता है, यानी कि जन्म कहाँ हुआ था रसायन विज्ञान का, तो वो मिस्र में हुआ था। ठीक है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लियोजियर हैं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खोज इन्हीं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं रसायन विज्ञान के जो टाइप्स हैं, उसमें हम बेसिकली इन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा कार्बनिक रसायन और तीसरा अकार्बनिक रसायन। तो 3 टाइप हैं इनके, एक फिजिकल केमिस्ट्री होगा, एक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक मीन्स जिसमें हम कार्बन को ना यूज करें। ठीक है, और जिसमें कार्बन से हम यौगिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। और फिजिकल कुछ हमारे जो घटनाएं घटती रहती हैं, जिन्हें हमें केमिस्ट्री से हम रिलेट कर पाते हैं, तो उनको हम भौतिक रसायन में स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो हम पदार्थों का वर्गीकरण किए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, उनको किस किस भाग में किए हैं। तो पहला हमारा है फिजिकल वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि भौतिक वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हमने फिजिक्स में डिस्कस किया था, ठोस, द्रव और गैस 3 टाइप का होता है। सिमिलर यहाँ पे हम केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। जो रासायनिक क्लासिफिकेशन है, यानी कि रासायनिक वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत क्या क्या है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण 2 भाग में डिवाइड किए हैं, यानी कि प्योर मैटर और मिक्सचर 2 भाग में डिवाइड किए हैं। फर्दर हम इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत पहला तत्व है, यानी कि एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर हम 3 क्लासिफिकेशन है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, फर्दर दूसरा टाइप जो है शुद्ध पदार्थ का, उसे हम कहते हैं यौगिक। ठीक है, जो हमारा तत्व क्या होता है, सिंगल फॉर्म जो हमारा होता है, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब तत्व के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को जो मिला दिया जाता है एक निश्चित अनुपात में, जैसे H2O हो गया, ठीक है, HCl हो गया, NaCl हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये यौगिक बन जाती हैं, यानी कि कंपाउंड। तो इनको भी हम 2 पार्ट में देखते हैं, एक कार्बनिक कंपाउंड, एक अकार्बनिक। कार्बनिक में क्या होगा, हमारा उस जो यौगिक होगा उसके पास कार्बन कंटेंट, कार्बन होगा एक एलिमेंट, और इसमें अकार्बनिक में कार्बन नहीं होगा। ठीक है, सिमिलर हम फर्दर देखते हैं, जो हमारा मिक्सचर है यानी कि मिश्रण है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको। पहला क्या है, सममांग, दूसरा विषमांग। ठीक है, इनके डिफिनेशंस और एग्जांपल्स के बारे में हम देख लेते हैं, जो हमारा रासायनिक वर्गीकरण है इनके बारे में। और बाकी जो हमारा एक रिमेनिंग टॉपिक बनता है भौतिक वर्गीकरण, इसके बारे में हमने फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर रखा है। ठीक है, तो उसको आपको लेक्चर वहां से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, सबसे पहले एलिमेंट यानी कि तत्व के बारे में देखते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बेसिक बेसिक पॉइंट हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा केमिस्ट्री में तो आप उसे समझ पाएंगे। तो तत्व यानी कि एलिमेंट हम किसे कहते हैं, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थों को तत्व कहते हैं। ठीक है, उसमें ध्यान देखना, आप क्या होगा वहां पे, जो परमाणु होगा वो केवल एक ही
पदार्थ का होगा। ठीक है, और तत्व क्या है, रासायनिक रूप से सबसे सरल पदार्थ है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। जैसे आप केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो मिनिमम आपको 30 एलिमेंट स्टार्टिंग के, जिनके परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 हैं, उनको आपको याद रखना चाहिए। उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, आप जैसे आप देखेंगे ये सारे जो रिटर्न है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सारे हमारे पास एलिमेंट हैं। इनका बेसिक रूप है, किसी भी पदार्थ का बेसिक रूप है, जो सरलतम रूप है, उसी को हम तत्व कहते हैं। तो ये इन सभी को सिंगल फॉर्म में लिखे रहेंगे, इनको हम तत्व कह देंगे। ठीक है, और जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। ठीक है, ऐसे 15 तक है। फर्दर आगे हम देखेंगे तो सल्फर से हमारा होगा सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। टोटल 30 यहाँ पे मैंने एलिमेंट आपको दिखाया है। तो ये सारे एलिमेंट 30 एलिमेंट हैं, ये आपको 30 के सारे के एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक याद रहना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री में कई जगह इनके यूजेज रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, या फिर कहीं आपको न्यूमेरिकल में भी यूज रहता है, या डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो हमारे एलिमेंट हैं उनका हम थोड़ा सा, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उन पे थोड़ा फोकस रखते हैं। जैसे पूछ लिया कुल तत्वों की संख्या। ठीक है, कुल तत्वों की संख्या पूछेगा तो आपके पास टोटल 118 तत्व हैं। अब तत्व का क्लासिफिकेशन क्या है, 3 टाइप में, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, धातु, अधातु और उपधातु। तो 3 पार्ट में है, तो टोटल 118 तत्वों की संख्या है। तो ये धातु, अधातु और उपधातु की अलग अलग संख्या होगी। तो अगर हम देखेंगे धातु की 91, अधातु की 20 और उपधातु की 7। तो इनके नंबर से भी आपको याद रखना है। और बात की जाए अगर प्राकृतिक रूप से प्राप्त तत्व कितने हैं टोटल, तो 94 है। और मानव निर्मित तत्व की बात करें तो 24 है। टोटल आपके हो जाएंगे कितना, 118, यानी कि 118। ठीक है, अब भूपर्पटी पे तत्वों का क्रम हम देख लें। जो हमारे पास एलिमेंट हैं अर्थ क्रस्ट पे, उनका क्रम क्या है कि कौन कितने पाए जाते हैं, सबसे अधिक कौन पाया जाता है, सबसे कम क्या है। तो उस हिसाब से अगर हम बढ़ता क्रम 4 क्रम याद रखते हैं तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया ऑक्सीजन कितना है, 46.6%, डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है। और ऑक्सीजन एक अधातु है और ये अर्थ क्रस्ट पे पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में, सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन जो कि 28% है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा एल्युमिनियम 8.10%। और फोर्थ नंबर पे हमारा आता है फेरस यानी कि आयरन 5%। ठीक है, तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए अर्थ क्रस्ट पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, कितना है, 46.6%। या इनडायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भूपर्पटी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन सा है, तो ये ऑक्सीजन एक अधातु है, तब भी यही आंसर होगा आपका। अगर पूछा गया भूपर्पटी पर पाए जाने वाला जो सबसे अधिक मात्रा में उपधातु कौन सा है, तो वो है सिलिकॉन यानी कि 28%। ठीक है, सिमिलर जो है अधातु के उपधातु के बारे में पूछा गया। और एक क्वेश्चन और बनेगा कि भूपर्पटी पे पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन सा है, तो वो है एल्युमिनियम। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दूसरा, मानव शरीर में जो है, मानव शरीर में तत्वों का क्रम अगर हम देखना चाहें तो ये भी डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा तत्व जो है मानव शरीर में सबसे अधिक है, तो ऑक्सीजन की बात करेंगे हम, एक प्रकार का एक अधातु है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है कार्बन, ये भी अधातु है। और इसके बाद हाइड्रोजन है, ये भी अधातु है। फिर इसके बाद नाइट्रोजन है, ये भी धातु है। और इसके बाद कैल्शियम है, ये धातु है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तब आप वहां पे ऑप्शन टिक करेंगे कार्बन, सॉरी कैल्शियम, कैल्शियम सी, ये कैल्शियम है। और अगर आपसे पूछे
सबसे अधिक अधातु कौन सा है तब भी आप मार्क करेंगे ऑक्सीजन, और तत्व की बात करें तब भी आप ऑक्सीजन मार्क करेंगे। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंपाउंड क्या है, आपने एलिमेंट के यानी कि तत्व के बारे में समझ लिया। अब हम बात करेंगे कंपाउंड की, यानी कि यौगिक क्या है। देखिए यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो यौगिक किससे बनेगा, वो तत्व से ही बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी पॉइंट हम दे सकते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को हम अणु कहते हैं। ठीक है, और जैसे आप NH4Cl में देख लें, यहाँ पे आप सिंपली अगर क्लोरीन की बात कर दें तो एक प्रकार क्या है आपका इसका सूक्ष्मतम पॉइंट हो जाएगा, तो अणु कहलाएगा। यौगिक के उदाहरण अगर हम देख लें कौन कौन से बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, A2O, NH4Cl, NaCl, HCl, ये सारा फॉर्म इस फॉर्म में आपको देखने को मिले तो आप उन्हें यौगिक यानी कि कंपाउंड कहेंगे। और सिंगुलर फॉर्म में देखने को मिले जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब फॉर्म में मिलता है तो आप इन्हें तत्व कहेंगे सिंपली, यानी कि एलिमेंट। तो छोटे छोटे डेफिनेशन आप ध्यान में रखेंगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मानव शरीर में यौगिक के क्रम का अगर बात कर लें हम, तो सबसे ज्यादा होता है जल यानी कि H2O, इसके बाद प्रोटीन, फिर वसा यानी कि फैट, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट। तो ये 4 क्रम आप ध्यान में रखेंगे। अब इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में परमाणुकता यानी कि एटोमिसिटी के बारे में। तो ये परमाणुकता क्या होता है, एक अणु में कितने परमाणु की संख्या है, एक अणु में कितने परमाणु की संख्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस तत्व का या यानी कि उस यौगिक का या तत्व का परमाणुकता कहलाता है। ठीक है, यानी कि उसमें कितने परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, अब जैसे आप नीचे एग्जांपल मैंने दिया है, तत्व या यौगिक दे दिया है, इसके बाद एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है वो मेंशन कर दिया। अब यहाँ आपका पास कौन सा परमाणुकता इसकी बनती है वो मेंशन कर दिया, तो सीधे आपके क्वेश्चन क्या बनता है, आपको यौगिक या एलिमेंट दे दिया रहेगा और पूछेगा ये कितना परमाणु, एकल परमाणु है, द्वि परमाणु है, तीन परमाणु है या फिर बहुपरमाणु है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से मार्क करना होगा इसे। तो इसमें कैसे देखेंगे, जैसे हमारे पास हीलियम है, तो हीलियम में हमारे पास कितने हैं परमाणु, एक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सिंपली एकल परमाणु। आर्गन में देखें हमारे पास क्या है, परमाणु की संख्या एक है, तो हम इसे कहेंगे एकल परमाणु। फेरस में इसी तरह से एक है, तो इसको क्या कहेंगे, एकल परमाणु। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास आ गया है, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसमें परमाणुओं की संख्या 2 है, ध्यान से आप देख रहे हैं n 2 बार है, तो ये हो गया में परमाणु की संख्या 2 हो गया, तो ये होगा आपका द्विपरमाणु। ठीक है, द्विपरमाणु, ये आपका द्विपरमाणु होगा। और आपको एक चीज और बता दें साथ साथ में, जो अणु होता है उसके अंदर परमाणु होते हैं, यानी कि परमाणु जैसे परमाणु प्लस परमाणु इक्वल टू अणु मैंने बताया है, तो नाइट्रोजन क्या है, ओवरऑल आपका एक अणु है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, 2 परमाणु है, यानी कि N और N मिलकर के क्या बना है, N2। तो यहाँ पे आप देखें एक परमाणु और 2 परमाणु, तो यही हमारा है 2। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे तो आपके आगे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आता है, तो वो चीजें आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। अगला अगर हम ऑक्सीजन में देखें O2, यहाँ परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये भी सिमिलर द्विपरमाणु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे पास क्या है, S8, ये बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। S8 में परमाणुओं की संख्या क्या है, 8, तो इसको हम सिंपली क्या कह देंगे, बहुपरमाणु, बहुपरमाणु। ठीक है, जब तीन से अधिक हो जाते हैं तो हम उन्हें बहुपरमाणु डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे H2O में देखें आप, एक प्रकार क्या है, यौगिक है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसमें 2, ऑक्सीजन की 1 है, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो ये क्या होगा, त्रिपरमाणु। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से स्टडी करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है मिश्रण यानी कि मिक्सचर। क्या होता है ये, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। ठीक है, जैसे हमारे पास उसमें था, यौगिक में था, उसमें
दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बन रहा था। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में आप मिला दें तो जो हमारे पास रिजल्टेंट प्राप्त होगा उसे हम मिक्सचर कहेंगे यानी मिश्रण कहेंगे। अब उससे कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। आपके एग्जाम में एग्जाम्पल्स ज्यादा बनते हैं, उदाहरण बनते हैं, पूछा जाता है क्या है मिक्सचर है, यौगिक तत्व है। ठीक है, तो मिश्रण के उदाहरण जैसे हवा है, ठीक है, एयर एक प्रकार का मिक्सचर है, मिश्रण है। ठीक है, और बारूद हो गया आपका, चीनी पानी का मिश्रण हो गया, ये सारी चीजें क्या है, मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, अब सममांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। सममांगी में क्या होता है, विलयन यानी कि सॉल्यूशन और मिश्र धातुएं जो होती हैं वो एक प्रकार के सममांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण में हम क्या देख लेते हैं, चीनी का या नमक का जल में विलयन आपका एक सममांगी विलयन हुआ। पीतल हो गया, कांसा हो गया, नाइक्रोम हो गया, सोल्डर हो गया, सारे मिश्र धातु हैं। तो जितने मिश्र धातुएं होंगी या जो विलयन होगा वो एक सममांगी मिश्रण होगा। यानी सममांगी मिश्रण का सेंस ये है कि जब जो मिश्रण हो आपको उसमें एक प्रॉपर मिक्सर दिखे आपको, यानी कि मिक्स हो एक प्रॉपर वे में, कि आप उसको आइडेंटिफाई ना कर पाओ कि ये इसमें पदार्थ मिले हुए हैं, उसको आप विजुअल देख करके आइडेंटिफाई ना कर पाओ, तो एक प्रकार का सममांगी मिश्रण होगा वो। ठीक है, और विषमांगी मिश्रण की बात करें तो इसमें लगभग सभी मिश्रण जो होते हैं वो विषमांगी होते हैं। मैक्सिमम मिश्रण जो होते हैं वो विषमांगी के कैटेगरी में आते हैं, एक्सेप्ट समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में आप विलयन हो गए, आपकी मिश्र धातुएं हो गई, तो इनको समांगी मिश्रण से हटा दें, समांगी मिश्रण वाले सारे पार्ट को, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो सारे विषमांगी मिश्रण होंगे। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण भी आपका एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। दूध भी एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण है आपका। ठीक है, जिसमें दोनों पार्टिकल को आप अलग अलग देख सकते हो, मतलब फील कर सकते हो, दोनों आपके जो पदार्थ हैं उनमें मिक्स किया गया है। तो ये सारे समांगी और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है इसको। और हम कुछ टेम्परेचर का इफेक्ट से कुछ चेंजिंग होते हैं, हमारा जो पदार्थ होते हैं उसमें कुछ चेंजिंग होती है, तो उनके डायरेक्ट छोटा छोटा डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे ठोस, द्रव तथा गैस पर ताप का प्रभाव क्या होता है। तो ठीक है, ठोस का द्रव में बदलना, जो ठोस है उसका जो द्रव में बदलना क्या कहलाता है, मेल्टिंग यानी कि गलन। सीधे सीधे पूछा जाता है कि कोई सॉलिड पदार्थ है, यानी समझ लो बर्फ है, उसको आप हीट किए तो वो द्रव में बदल गया, तो वो क्या कहलाता है आपका, गलन या फिर मेल्टिंग। मेल्टिंग, गलन या फिर मेल्टिंग कहलाता है आपका। ठीक है, और द्रव है अगर उसको ठोस में बदलना है, ठोस में बदल दिया है, द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, जमना यानी कि फ्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, गैस का सीधे ठोस में बदलना, ये आपका निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन कहलाती है। ठीक है, कोई गैस है उसको आपको डायरेक्ट ठोस में बदल जाती है तो उसे हम निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन कहते हैं। गैस आपको उसको अगर मान लो ठंडा कर रहे हो बहुत और लिक्विड में ना बदल के सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया आपकी निक्षेपण या डिपोजिशन कहलाती है। और ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम के लिए कई बार पूछा गया है। ठोस का सीधे गैस में बदलना यानी कोई सॉलिड पदार्थ है उसको आप हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो लिक्विड में ना चेंज करके सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थ को कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसके, कपूर हो गया, आयोडीन, गंधक यानी कि सल्फर, नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एंथ्रासीन हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, ऊर्ध्वपातज के हैं। इनको आप अगर हीट करेंगे तो सीधे सीधे किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, द्रव का वाष्प बदलना क्या कहलाएगा, कोई मान लो लिक्विड है वो सीधे वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी कि वाष्प बदल जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा, एवापोरेशन। ठीक है, जैसे आपका पानी रहता है सीधे सीधे गैस में परिवर्तित होता है या वाष्प में बदल जा रहा है पानी, आप उसे हीट पड़ने पर वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। वाष्प का द्रव में बदलना, ठीक है, वाष्प है अब उसका अपोजिट,
वाष्प यानी कि वेपर है उसको लिक्विड में बदल रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहेंगे हम, संघनन यानी कि कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आगे हम देते हैं जैसे पदार्थों में होने वाले डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं जो आपके एग्जाम पूछे जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिला है कि पदार्थों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। जैसे दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं हमारा पदार्थ में, भौतिक परिवर्तन एक यानी कि फिजिकल चेंजेस कहते हैं उन्हें हम, और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है हमारा, इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पूर्व अवस्था में आ जा सकता है। ठीक है, पूर्व अवस्था में हम उसे ला सकते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। पानी से बर्फ बनना यानी कि वाटर है, उससे आपका बर्फ बन गया, अब आप पुनः बर्फ को गर्म करके पानी बना सकते हैं, इसलिए आपका ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज। यानी कि बेसिकली फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसके भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, ना कि उसके केमिकल परिवर्तन में। उसके रासायनिक गुणों में जो है परिवर्तन नहीं होता, उसके केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो उसे आप रिवर्स पहले जैसा बना सकते हैं। अब पानी का वाष्प बन रहा है, फिर वाष्प को आप सिमिलर पानी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये हो गया क्या, भौतिक परिवर्तन। कपूर का जलना, ठीक है, रेत का पानी में घुलना, जल का वैद्युत अपघटन, लोहे का चुंबकीयकरण, मोमबत्ती का पिघलना। ध्यान देना, मोमबत्ती को आप पिघला रहे हो तो लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिर उसको आप ठंडा करके सॉलिड में ला सकते हो, तो ये आपका होगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर मोमबत्ती का जलना आ गया, ठीक है, तो वो मैक्सिमम जो है वो जल के जो है उसके जितना है उसके क्वांटिटी में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे आप रिवर्स नहीं ला सकते हैं, तो वो आपका केमिकल रिएक्शन होगा। तो इन दोनों एग्जांपल को ध्यान से पढ़ें, पिघलना होगा तो भौतिक परिवर्तन और जलना होगा तो केमिकल परिवर्तन होगा आपका, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। सिमिलर देखेंगे आप आसवन और क्रिस्टलीकरण, ये सारी चीजें क्या है, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम देखना चाहें तो पदार्थों में होने वाले परिवर्तन के अंतर्गत हम देखते हैं सेकंड, रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होता है, इसका डिफिनेशन, इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, जैसे सिंपल पहला एग्जांपल आपका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल मोमबत्ती का जलना, ये आपका एक प्रकार से केमिकल चेंजेस है यानी कि रासायनिक परिवर्तन। अगरबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब क्या होगा, लकड़ी का जल गया तो राख हुए, राख से फिर आप लकड़ी नहीं बना सकते हैं, तो ये सब थोड़ा सा कॉमन सेंस आप ध्यान देंगे तो यह रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को आप एग्जाम्पल को छांट सकते हैं। लोहे पर जंग लगना, ठीक है, खाने का पचना, ये रिवर्स प्रक्रिया यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये सारे एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन के हैं और उनके प्रॉपर्टी में चेंज भी होता है। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताया है पहचानने का, लेकिन बेसिकली क्या है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, इसीलिए हम इनको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, दूध से दही का बनना, ये भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों का किण्वन, ठीक है, और मानव में शोषण, ये सारी प्रक्रियाएं क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, सारे एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे देखिए, इसी प्रकार से दो टॉपिक आपका अभी रह गया है, जिसके अंतर्गत हम एक क्रोजन देखेंगे, संक्षारण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे इस चैप्टर से, एग्जाम पॉइंटर का एक नोट आपको हम देंगे जिसमें हम 15 से 20 पॉइंट देंगे, उसको आपको सीधे याद रखना है। और क्रोजन को, इन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आप एंटर स्टडी पे चैनल पे नए हैं तो एंटर स्टडी सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक प्लेलिस्ट है मास्टर केमिस्ट्री करके, अगर आप वहाँ पे विजिट करेंगे तो सारे लेक्चर आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे। अगर आपके पास पीडीएफ है तो डायरेक्टली यहाँ से सर्च क्लिक करके आप हमारे चैनल पे पहुँच सकते हैं। इस लेक्चर के पीडीएफ और अपडेट पाने के लिए आप हमारे एंटर स्टडी टेलीग्राम चैनल और एंटर स्टडी फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे लेक्चर 3 में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।